ठीक है, तो पहला रेमेडी समझ आया आपको, दैट प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द वर्क पीस, ओके, विच इज नोन एज व्हाट, टैब इन एंड टैब आउट। क्योंकि होता क्या है, जब हमारा आर्क ब्लो हो रहा था वो वर्क पीस के दोनों एंड्स पे हो रहा था, क्यों, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अराउंड द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इनसाइड द वर्क पीस ड्यू टू व्हाट, एडी करंट्स ना, उसके कारण एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई थी। तो इन दोनों के नेचर के कारण, दोनों के इंटरेक्शन के कारण क्या है, जो आपका आर्क ब्लो, जो आपका आर्क है ना, जो आर्क है वो वर्क पीस की तरफ टेंड हो रहा था ऐसे। तो जब वेल्डिंग शुरू कर रहे थे तो इस तरफ बेंड हो रहा था, और जब वेल्डिंग एंड हो रहा था तो हमारा जो अपना आर्क है वो इस तरफ बेंड हो रहा था, इस तरफ, है ना, ठीक है। तो देयरफॉर इन दिस वे अगर हमारा वर्क पीस ही कंटिन्यूस होता तब तो आर्क ब्लो प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा डाल देंगे एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द वर्क पीस, जिससे क्या होगा कि आर्क ब्लो का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है ना, अपनी वेल्डिंग यहां से शुरुआत कर सकते हैं, फिर हम लोग ना यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, एंड उसके बाद में फिर आप इन दोनों को हटा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा बहुत हैमरिंग कर देंगे तो उसको हटा देंगे, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आर्क ब्लो प्रॉब्लम से तो आप बच जाएंगे। अच्छा, प्रोवाइड स्मॉल आर्क लेंथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द वर्क पीस, ओके। तो आप क्या करेंगे, जो है ना आर्क गैप होता है, जो आर्क लेंथ LA, तो आप बिगिनिंग में और एट द एंड में स्पेशली आप क्या करें, वो छोटा आर्क लेंथ प्रोवाइड करें। छोटा आर्क लेंथ प्रोवाइड करने से क्या होगा, आपका वोल्टेज जो होगा वो भी कम हो जाएगा, है ना, और इससे क्या होगा, स्पैटरिंग भी कम होगा, इस वजह से आपका आर्क ब्लो का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर छोटा आर्क लेंथ होगा तो क्या होगा, आपका आर्क भी छोटा बनेगा, है ना, तो बेंडिंग भी कम होगा, है, बेंडिंग भी कम होगा आर्क का। सो देयरफॉर प्रोवाइड स्मॉल आर्क लेंथ, प्रोवाइड फ्लक्स कोटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड, है ना, प्रोवाइड फ्लक्स कोटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड। देखिए फ्लक्स कोटिंग का एक और अच्छा एडवांटेज क्या है कि आर्क ब्लो को प्रिवेंट करता है। वाई सो, ऐसा क्यों माय डियर, क्योंकि जो फ्लक्स कोटिंग जब ये इसके साथ में जाता है तो इट प्रिवेंट्स द स्पैटरिंग ऑफ द लिक्विड मेटल अराउंड, इसीलिए फ्लक्स कोटिंग हम लोग लगाते हैं, है ना, अराउंड द इलेक्ट्रोड, बिकॉज फ्लक्स प्रिवेंट्स द स्पैटरिंग ड्यू टू व्हाट, दिस आर्क ब्लो, and it also prevents the interaction of the electric field, है ना, of the two electric fields, ठीक है। Is that clear to you? Next क्या बोल रहा है, use AC welding possible, yes, AC welding क्यों बोल रहे हैं my dear, क्योंकि AC welding से क्या होता है, AC welding से देखे जैसे जो polarity है ना, it continuously changes with high frequency, so in that case what happens, due to continuously changing of the electric field, due to what, continuously changing of the electric fields, what happens that their interaction also changes। so इस वजह से क्या होता है कि आपका जो आर्क है ना वो कांस्टेंट बना रहता है, उसमें वो नहीं आता, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता। so use AC welding, some amount of arc flow is also seen in AC due to what, high frequency के कारण कुछ आर्क ब्लोस में देखा गया है ना, the arc of the previous cycle may interfere the arc of the next cycle when high frequency AC is used, resulting in what, arc flow। so very high frequency is not desirable, तो थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी अगर आप AC वेल्डिंग यूज करें तो ठीक है, ओके, बट उतना प्रॉब्लम आर्क ब्लो का उतना नहीं होता AC में जितना कि DC में होता है ना, क्योंकि AC में क्या होता है, आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहती है ना, पोलैरिटी चेंज होने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर भी चेंज होता रहता है, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, आर्क ब्लो का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, ओके फाइन। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि जो हमें फ्लक्स कोटिंग करते हैं, ओके, आप कोई भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड उठाते हैं ना, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है विच इज कॉल्ड फ्लक्स कोटिंग, और उसके अंदर फिर आपका होता है फिलर मेटल, उसके अंदर आपका होता है फिलर मेटल, अंदर फिलर होता है, बाहर होती है फ्लक्स कोटिंग, है ना। तो फ्लक्स कोटिंग का क्या काम है वो जरा हम लोग देखते हैं, ओके। तो पहला क्या है, देखिए फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट काम ही फ्लक्स का क्या है, जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। देखो फ्लक्स का जो काम है, जब वो फ्लक्स आपका वेल्ड पूल के ऊपर जमा होता है, सो फ्लक्स बेसिकली व्हाट, एब्जॉर्ब द गैस इनसाइड इन द मेल्टिंग मेटल एंड फॉर्म अ व्हाट, स्लैग। तो फ्लक्स क्या करता है, जो गैस अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एट हाई टेम्परेचर्स इनसाइड द लिक्विड मेटल, तो फ्लक्स क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है, फ्लक्स अपने साथ ले लेता है, और वो गैस के साथ क्या है, कंपाउंड बना देता है विच इज लाइटर। तो फ्लक्स क्या करता है, बेसिकली स्लैग बनाता है, स्लैग, उस गैस के साथ रिएक्ट करके, जो गैस आपकी अंदर घुली हुई है इन द लिक्विड मेटल, उसके साथ बना करके
उसके साथ मिलके एक स्लैग बना देता है, स्लैग कंपाउंड विच इज लाइटर एंड इट फ्लोट्स अपवर्ड। तो स्लैग हल्का होता है और ऊपर तैरता है वो लिक्विड मेटल के ऊपर, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डीगैसिंग टेक्निक। तो माय डियर अभी जो फ्लक्स का है ना, ये जो फ्लक्स है, सॉरी जो स्लैग है ना ऊपर, ये अपने आप में फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये जो गैस है, जो स्लैग है ना, ये स्लैग जो है आपका जो वेल्ड पूल है उसको एटमॉस्फेरिक एयर से बचा रहा है, तो कोरोजन से बचा रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। ओके, एंड मीनवाइल ये अपना गैस डिफेक्ट्स जो होते हैं, गैस डिफेक्ट्स से भी बचा रहा है। जो वेल्ड पूल के अंदर गैस भी तो इंट्रैप हो सकती है ना। अब जो सॉलिडिफाई होगा, जब वो आपका वेल्ड पूल सॉलिडिफाई होगा, जब वो बीड बनाएगा, तो हो सकता है उसके अंदर गैस इंट्रैप हो जाए। तो इसमें जैसे ब्लो होल हमने देखा ना कास्टिंग में, वैसे ही इसमें भी वो गैस डिफेक्ट्स बना सकता है, तो उसको भी प्रिवेंट कर रहा है ना। तो इतना सारा फंक्शन है किसका, फ्लक्स का। ओके, इतनी बात ठीक है। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द स्लैग कवर वेल्ड पूल्स एंड कट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एटमॉस्फेरिक गैसेस। हाँ, ये तो मैंने अभी बताया। एंड लिक्विड मेटल या फिर वेल्ड पूल, या फिर हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड इज मिनिमाइज। तो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन जो है दैट इज मिनिमाइज, ये तो अभी आपको बताया मैंने। ड्यू टू स्लैग द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, तो स्लैग होने से क्या हो रहा है, आपको जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द वेल्ड पूल टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, वो भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, ठीक है। जिस वजह से क्या हो रहा है, आपका कोर्सर ग्रेन्स इज फॉर्म्ड, है ना, विच हैव डक्टाइल मटेरियल, विच हैव डक्टाइल प्रॉपर्टीज। तो अब ये क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, इसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी। इस वजह से क्या होगा, ये ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं करेगा। इसका जब फ्रैक्चर होगा ब्रिटल नहीं होगा, इट विल ईल्ड। ओके, तो वो ईल्ड करेगा क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी है ना, समझ रहे हो बात को। तो वो क्या करेगा, ईल्ड करेगा बिफोर फेलियर, है ना। और हम जानते हैं अच्छे से ब्रिटल फ्रैक्चर ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू डक्टाइल फ्रैक्चर, है ना। इज दैट क्लियर? So in this way it helps in reducing the heat transfer rate also. Clear? बात समझ आ गई? और देखते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके। See, flux provide alloying metals. Okay, तो फ्लक्स के अंदर कुछ alloying elements होते हैं, important alloying elements. So it provides some alloying elements to the weld joint. Because of that, strength of the welded joint also increases, है ना। Also, it reduces the arc flow, which we have already seen, and increases the stability of the arc. ये आर्क ब्लो को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये कट कर देता है बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना। और ये वेल्ड स्पैटरिंग को भी रिड्यूस कर देता है काफी हद तक। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द विस्कोसिटी ऑफ द वेल्ड पूल, है ना। एंड इट इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग का मतलब होता है, एक तो देखो जब अपन ज्यादातर वेल्डिंग करते हैं वो नीचे की तरफ करते हैं, आपका वर्कपीस नीचे होता है और आप इस तरीके से वेल्डिंग करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका वर्कपीस आपके ऊपर हो, मतलब आपके सर के ऊपर वर्कपीस हो और आपको ऐसे वेल्डिंग करनी हो, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ओवरहेड वेल्डिंग। और माय डियर ओवरहेड वेल्डिंग ना थोड़ा रिस्की होता है। क्यों? आप समझ सकते हैं वेल्ड पूल नीचे गिर सकता है ना अंडर दी ग्रेविटी, और अगर वेल्ड पूल आपके ऊपर गिर गया तो आप सोचो खत्म हो गया आप तो ना, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर है, वेल्ड पूल आपकी स्किन पे गिर गया तो वो तो खत्म आपकी स्किन। तो फिर क्या है, यहाँ पर हमें वेल्ड पूल की अच्छी विस्कोसिटी चाहिए, विच इज प्रोवाइडेड बाय दी व्हाट, इलेक्ट्रोड मटेरियल, है ना। सो विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। सो हीट लॉसेस फ्रॉम द आर्क इज रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग द फ्लक्स कोटिंग। सो हीट कंसंट्रेशन ऑफ द वर्कपीस आल्सो व्हाट, इंक्रीजेस, है ना। तो हीट कंसंट्रेशन आपका जो वर्कपीस के अंदर बढ़ता है ना। जिससे क्या होता है माय डियर, जिससे इसका एक फायदा ये भी होता है कि जब अपन वेल्डिंग करते हैं ना तो उसके अंदर हॉट क्रैक्स वगैरह नहीं होते। क्योंकि अगर आपका वर्कपीस के अंदर हीट रहेगी तो क्या होगा, क्योंकि जब मटेरियल प्री हीटेड रहता है, इस तरीके से अगर मटेरियल जब प्री हीटेड रहेगा ना, तो जब अपन उस पर वेल्ड करेंगे तो उस पर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। वरना अगर सपोज एक रिलेटिवली कूलर वर्कपीस पे अगर आप सडनली वेल्ड करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर हॉट क्रैक्स आ सकते हैं ड्यू टू व्हाट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अब क्या होगा, अगर हीट इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी तो इसके अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, जिस वजह से हॉट क्रैक्स नहीं आएगा, है ना। तो ठीक है, इतनी बात समझ आई, राइट।
एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज व्हाट, डीऑक्सीडाइजर, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना। डीऑक्सीडाइजर कैसे, डीऑक्सीडाइजर इसलिए माय डियर क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक जो गैस होती है उसको एब्जॉर्ब कर, उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन खुद ले लेता है और वो स्लैग बना देता है ना, समझ रहे हो। एंड वैसे भी फ्लक्स कोटिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोड मेल्टिंग पॉइंट, सो सम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क इज कवर्ड बाय द फ्लक्स एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क इज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, सो हीट लॉसेस गेट्स रिड्यूस्ड। फंडा क्लियर हुआ। तो अब जो आपकी हीट है ना वो उस जो हीट लॉस है, क्योंकि देखो सारी की सारी हीट आपकी वेल्ड करने काम में नहीं आ रही, कुछ हीट आपकी, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जो हीट है जो आपने हीट प्रोवाइड की, जो हीट आपने प्रोवाइड करी दैट इज व्हाट V इंटू आई, है ना, V इंटू आई, क्लियर है, या फिर VT इंटू IT बोल दो। वो सारी की सारी हीट क्या वेल्डिंग में काम आएगी क्या, नहीं। देखो कुछ हीट जो होगी ना आपकी एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगी, इसका कुछ हीट जो है आपकी सॉलिड में कंडक्शन के कारण लॉस हो जाएगा, जो सॉलिड वर्कपीस है उसमें कंडक्शन के कारण लॉस हो जाएगा, राइट। और जो बाकी बची हीट होगी वो आपकी वेल्डिंग में काम आएगी। तो हार्डली 75 to 80% जो है आपकी हीट ऑफ द हीट बेसिकली काम आती है किसमें, मैक्सिमम अप टू 80%, आप मान लीजिए 70 से 80% के बीच में जो है आपकी जो हीट है ना वो काम आती है वेल्डिंग में, बाकी आपकी लॉस होती है ना, समझ रहे हैं बात को, इज दैट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स कोटिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं अपने पास। सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी आप अच्छे से याद करना। सबसे पहले जो टाइप के मटेरियल होते हैं दैट आर डीऑक्सीडाइजर्स। अब डीऑक्सीडाइजर में क्या क्या है, फेरोसिलिकॉन, फेरोमैंगनीज, ग्रेफाइट, एल्यूमिना एक्सेट्रा, लाइक ओके, सो दे आर व्हाट डीऑक्सीडाइजर। तो मतलब वो ऑक्सीजन रहित कर देते हैं। डीऑक्सीडाइजर का मतलब ये होता है ना कि एक तो होता है ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, डीऑक्सीडाइजर मतलब खुद ऑक्सीजन ले लेगा और सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन कम कर देगा, है ना। सो डीऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीजन को कम करना। सो देयरफॉर दीज आर व्हाट फेरोसिलिकॉन, फेरोमैंगनीज, ग्रेफाइट्स, एल्यूमिना एक्सेट्रा। नेक्स्ट होते हैं आपके स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड्स, ऐसे फ्लक्स कोटिंग मटेरियल जो कि स्लैग बनाते हैं। कौन कौन से, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका फ्लोर, कैल्शियम फ्लोराइड। इन सभी माय डियर एग्जांपल्स को आप याद कीजिएगा। देखो मैच द कॉलम प्रीलिम्स में आ सकता है, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठे तो एक तरफ आपका सिलिका कोटिंग, आपका फ्लक्स कोटिंग, और दूसरा उसका फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फेरोसिलिकॉन विल मैच विद व्हाट, डीऑक्सीडाइजर्स, इस तरीके से मैच द कॉलम आ सकता है, कन्वेंशनल में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरफ सुन लो। आर्क स्टेबलाइजर क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम सिलिकेट एक्सेट्रा, है ना। एलॉइंग एलिमेंट्स, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, वेनेडियम, खास करके ये क्या करते हैं आपकी वेल्ड की स्ट्रेंथ को, वेल्ड की हार्डनेस, वेल्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, है ना, समझे। और क्रोमियम तो अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल, तो कोरोजन रेजिस्टेंट भी करेगा, ठीक है। गैस फॉर्मिंग कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, सेल्यूलोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और माय डियर ये जो गैस है ना, ये गैस क्या है, किसका रूप में काम करती है, शील्ड के रूप में, बिकॉज दिस गैस सो फॉर्म ना, ये जो गैस बनी, ये गैस क्या करेगी आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस से बचाएगी आपके वेल्ड पूल को, तो दिस इज एक्ट वॉज शील्ड गैस की तरह काम करेगी, ओके। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल है जो गैस फॉर्म करते हैं, सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। सेल्यूलोज क्या एक तरीके का कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, ओके, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन, तो विच क्रिएट CO2 विच एक्ट्स एज व्हाट, प्रोटेक्टिंग शील्ड। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऐसी सेल्यूलोज भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, अपॉन ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते, विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ शील्डेड गैस, ओके, फॉर द वेल्ड पूल। नाउ वील लुक इनटू दी व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टेक्निक्स, और कौन सी हमें वेल्डिंग टेक्निक का प्रीफर करनी चाहिए। जैसे ज्यादातर हम जो कॉलेज वगैरह में करते हैं, या फिर आप जो देखते भी है, तो होती है फ्लैट वेल्ड, है ना। फ्लैट वेल्ड मतलब आपका वर्क पीस पड़ा होता है, उसके ऊपर आप इस तरीके से इलेक्ट्रोड रखते हैं और वेल्ड करते हैं, ठीक है, जो आप नॉर्मली देखते हैं, राइट। फिर एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, एक होती है ओवरहेड। सबसे खतरनाक वेल्ड यही होती है, वेल्डिंग जो पोजीशन होती है वो यही होती है, ओवरहेड, ओके। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो।